गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दो लंबी प्रणालिका के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हमको व्यंजक स्थापित करना है। ठीक, उसके लिए अपन दो प्रणालिका लेंगे इस प्रकार से। एक प्रणालिका आपका इस प्रकार से है, ये हो गया आपका S1। क्या हो गया ये S1। एक दूसरी प्रणालिका इसी में लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये हो गया S2। दो प्रणालिकाएं हैं S1 और S2, दोनों का अक्ष एक ही है। दोनों का अक्ष क्या है? एक ही है। S1 S2 दो लंबी प्रणालिकाएं हैं, दोनों का अक्ष क्या है? एक ही है, एक ही अक्ष पे बने हुए हैं। दो प्रणालिका S1 और S2, जिसमें लिखेंगे माना कि दो परिनालिका, दो परिनालिकाएं हैं S1 एवं S2। ठीक, S1 S2 दो प्रणालिकाएं हैं, S1 और S2 है, जिनमें फेरों की संख्या N1 है और N2 है। क्रमशः दोनों में फेरों की संख्या कितनी है? N1 और N2 फेरों की संख्या है। दोनों में फेरों की संख्या क्या है? N1 और N2। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उससे प्रेरित धारा किस में उत्पन्न होगा? दूसरे प्रणालिका S2 में होगा। ठीक, यदि प्राथमिक कुंडली मतलब S1 को प्राइमरी कुंडली बोलेंगे और S2 क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, सेकेंडरी प्रणालिका, प्राथमिक प्रणालिका और सेकेंडरी प्रणालिका। प्राथमिक प्रणालिका की लंबाई L है। दोनों का लंबाई समान होगा लगभग, है ना। दोनों की लंबाई क्या है? मान लो L है। प्राथमिक प्रणालिका की लंबाई अपन मान लें, पहले L मान रहे हैं, एवं द्वितीयक परिनालिका का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, द्वितीय प्रणालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक, एक प्रणालिका का अनुप्रस्थ काट लंबाई कितनी है? L है। दूसरी प्रणालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक, और प्राइमरी दोनों कुंडलियों में क्रमशः एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगा? N1 और N2। एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगा? N1 और N2। प्राइमरी कुंडली के लिए N1 हो जाएगा और द्वितीय कुंडली क्या हो जाएगा? N2। तो पहले हम प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या देखना है ना। पहला कंडीशन क्या होगा? जब हम S1 में धारा प्रवाहित करेंगे इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिससे सेकेंडरी कुंडली में क्या होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो उसके लिए अपन देखेंगे सबसे पहले N1 किसके बराबर हो जाएगा? प्राथमिक कुंडली के लिए N1 बटे L। N1 बटे क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। स्मॉल N1 किसके बराबर होगा? N1 अपॉन L। मतलब कुल फेरों की संख्या N1 माने हैं और लंबाई L है, इसलिए एकांक लंबाई फेरों की संख्या क्या हो जाएगा? N1 अपॉन L हो जाएगा। ठीक, पहला स्थिति। अब स्थिति जो बताया आपको, स्थिति फर्स्ट स्थिति में क्या होगा? यदि प्राइमरी कुंडली S1 में S1 में बहने वाली धारा
I है, I1 है, बहने वाली धारा क्या है I1 है। तो इस I1 के कारण, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसके केंद्र पर भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो, प्रणालिका के भीतर में या उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B बराबर μ0 N1 इंटू I1। ये समीकरण पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। N1 का मान अभी बताया हूँ, क्या होता है, μ0 इंटू N1 अपॉन L इंटू I1, ठीक। क्या हो जाएगा, N1 बराबर बताया हूँ अभी, N1 बराबर कैपिटल N1 अपॉन L, ये बताया हूँ अभी जस्ट पहले, ठीक। तो N1 से मान हम रख दिए, तो N1 अपॉन L हो गया, μ0 N1 I1 हुआ। B का मान कितना हो गया, μ0 N1 I1, ठीक। तो किसका चुंबकीय क्षेत्र है ये, पहले प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, धारा I1 प्रवाहित करने पर, ठीक। I1 प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र B1 हो जाएगा μ0 N1 I1, और इसी का N1 का मान रखे अपन, तो B1 बराबर हो जाएगा μ0 N1 I1 अपॉन L, ठीक। अब इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। तो क्या होगा, S2 का चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, Φ2 1 का तात्पर्य क्या है, दूसरे प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र पहले में धारा प्रवाहित करने के कारण। 2 लिखने का तात्पर्य क्या है, दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स यदि पहले में धारा प्रवाहित करते हैं I1 तब के लिए, तो Φ2 ये किसके बराबर होगा, Φ2 ये बराबर हो जाएगा N2, दूसरे प्रणालिका का फेरों का संख्या कितना है, N2 है। अब B1 इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा है, अब पहला S2 का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का A होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। तो Φ2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 B1A। इसको हम समीकरण 1 दे दें, तो समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर, B1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, Φ2 किसके बराबर होगा, N2 μ0 N1 I1 बटे L, N2 μ0 N1 I अपॉन L, या हम Φ2 बराबर लिख सकते हैं μ0 N1 N2 I1 बटे L, ठीक। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2, क्या देंगे हम इसको, समीकरण 2 देंगे, ठीक। अब हम प्रेरकत्व की परिभाषा क्या देखते हैं अपन, प्रेरकत्व के परिभाषाकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, Φ2 इस प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, I1, ठीक। S1 प्रणालिका में धारा प्रवाहित करने कारण, S1 प्रणालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन किसका होता है, सेकेंडरी कुंडली के, सेकेंडरी प्रणालिका के, तो Φ2 इस प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे Φ2 बराबर I1 है, तो हम लिख सकते हैं Φ2 इक्वल टू MI1, तो M को क्या लिखेंगे, 1 2, क्या लिखेंगे M के लिए, M12 लिखेंगे, M12 इंटू I1, ठीक। अब यहाँ से हम समीकरण से मान रखेंगे, इसमें इसको देते हैं समीकरण 3, Φ2 बराबर M12 इंटू I1। अब यहाँ पे समीकरण 2 3 से Φ2 का मान रखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 3 से Φ2 का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
M21 और I1, M21 I1 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू ज़ीरो N1 N2 I1 बटे L। M21 बराबर निकालेंगे यहाँ पे, M21 किसके बराबर हो जाएगा आपका, M12, सॉरी M12 लिख रहे हैं यहाँ पे ना, इसी में कन्फ्यूज़ मत होना भाई, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़ होता है 1 2 और 2 1 में, है ना। यहाँ 1 2 लिखे हैं तो यही 1 2 होगा यहाँ पे भी। M12 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो N1 N2 I1 बटे L। I1 इधर आ जाएगा इंटू I1, ये I1 कट जाएगा, क्षेत्रफल भी है यहाँ पे, क्षेत्रफल मिसिंग है यहाँ पे, 5 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे है क्षेत्रफल, तो यहाँ भी क्षेत्रफल आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक, यहाँ पे लिया है ना N2B1, ए लिखे हैं तो ए नहीं लिखे थे यहाँ पे, यहाँ भी आएगा ए और ए यहाँ पर भी आ जाएगा, समीकरण 2 3 से लेंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M12 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो N1 N2 A बटे L, ये होगा सूत्र। ठीक, M12 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो N1 N2 अपॉन L इंटू ए होगा। यह दे सकते हैं समीकरण 4, इसको अपन क्या दे सकते हैं, समीकरण 4। ठीक, अब यही कंडीशन हम दूसरे साइड से लेंगे। दूसरे साइड से तात्पर्य क्या है, पहले हम S1 में धारा I1 प्रवाहित किए हैं, तब हमको M12 मिला है, क्या मिला है यहाँ पे, M12 मिला है। ठीक, अब स्थिति दूसरा में क्या देखेंगे, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, यदि S2 में धारा I2 प्रवाहित की जाए। ठीक है, यदि S2 प्रणालिका में धारा I2 प्रवाहित की जाए। ठीक, तो यहाँ पे अब S2 क्या हो जाएगा, प्राइमरी कुंडली काम करेगा और S1 क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेकेंडरी कुंडली हो जाएगा। मतलब S2 में जब धारा प्रवाहित करेंगे, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो दूसरे मतलब S1 के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब S2 में धारा I2 प्रवाहित करेंगे तो S2 के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो हो जाएगा B2। क्या हो जाएगा ये, B2 किसके बराबर होगा, ये हैं, आवाज क्या हो रहा है, रुक रुक कर आ रहा है सर, आवाज रुक रुक क्या रहा, नेटवर्क का समस्या हो सकता है जी। ठीक है, नेटवर्क का समस्या हो सकता है। चलिए इसी सेकंड फिर बताता हूँ, है ना। दूसरा स्थिति में क्या है, यदि S2 में धारा I2 प्रवाहित की जाए, S2 में धारा I2 प्रवाहित की जाए तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा किस में उत्पन्न होगा, S1 में होगा, S1 प्रणालिका में होगा परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे फिर B2 का मान कितना हो जाएगा, म्यू ज़ीरो N2 हो जाएगा, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली धारा I2। ठीक, तो B2 बराबर क्या लिखेंगे, म्यू ज़ीरो N2 अपॉन L I2। ठीक, कि पहले बता दिया हूँ दोनों की लंबाई प्रणालिका की क्या है, L है, बताया हूँ पहले ही। ठीक, दोनों की लंबाई पहले बता दिया, प्रणालिका की लंबाई कितनी है, L है, तो B2 बराबर हो जाएगा म्यू ज़ीरो N2 अपॉन L इंटू I2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि N2 बराबर N2 अपॉन L दूसरे कुंडली के लिए एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या, N2 है, एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या, इसको मान चुके हैं, पहले बता दें, यहाँ पे N1 N2 माना होने दें, एकांक में फेरों की संख्या N1 और N2 है तब के लिए, लेकिन N1 यहाँ पे हल करे तब N1 माना, अब यहाँ पे N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपॉन L हो जाएगा। ठीक, N2 अपॉन L हो जाएगा। ठीक, इसको फिर अपन लेते हैं अगला समीकरण, इसको इसके आधार पे इस 4 से 5 लेते हैं इसको, अगला समीकरण इसमें क्या लेंगे अपन, इसको 5। अब इस
S2 में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन किसका होगा? S1 का चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? S1 का चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे क्या लिए थे अपन? Φ21 लिखे थे, तो यहाँ पर क्या लेंगे? Φ12 लेंगे। S1 के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? Φ12 हो जाएगा। तो Φ12 किसके बराबर होगा? यहाँ पे N1 हो जाएगा B2 इंटू ए। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर भी ए ही होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? N1 B2 ए। अब B2 का मान समीकरण 5 से रखने पर, समीकरण 5 से B2 का मान रखने पर Φ12 किसके बराबर हो जाएगा? N1 B2 का मान कितना है? μ0 N2 I2, μ0 N2 I2 बटे L। या हम लिख सकते हैं Φ12 बराबर क्या हो जाएगा? μ0 N1 N2 I1 बटे L। इसको हम समीकरण देते हैं 6। 5 के बाद अगला समीकरण दे देंगे पर इसको Φ12 का मान कितना हो जाएगा? μ0 N1 N2 I1 इंटू ए। दोनों में ए रहेगा ही, क्योंकि B2 बस मान रखने हैं अपन ना, बाकी तो रहेगा ही, N1 भी रहेगा, ए भी रहेगा। B2 का मान चेंज हो जाएगा, बस μ0 N2 I2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, I2 धारा है, I2 होगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके कारण पुनः देखेंगे S2 प्रणालिका में I2 धारा प्रवाहित करने पर S1 प्रणालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है? Φ12 हो रहा है ना। तो ये Φ12 किसके बराबर होगा? S2 में बहने वाले धारा I2 के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? Φ12 इज अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। ठीक, क्या बोला मैं? S2 परिणालिका में धारा I2 प्रवाहित होने पर, ठीक, धारा I2 प्रवाहित करने पर S1 के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक, कितना हो जाएगा? Φ12 किसके अनुक्रमानुपाती होगा? I2 के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, अब Φ12 इस प्रोपोर्शनल टू I2 है, फिर समानुपाती से हटाएंगे तो अपन क्या लगाएंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से ही है ना, Φ12 इक्वल टू MI2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले क्या लिए थे? 1 2 लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 1 है ना। M क्या हो जाएगा? 2 1। पहले में M12 था हमारा, अभी दूसरे में क्या हो जाएगा? M21 इंटू I2। ठीक, इसको देते हैं हम समीकरण 7। क्या देंगे? समीकरण 7। पुनः समीकरण 6 एवं 7 से Φ2 का मान रख देंगे सीधा सीधा इसमें, तो हो जाएगा M21 I2 बराबर μ0 N1 N2 I2 A बटे L। ठीक, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा जा सकता है M21 बराबर μ0 N1 N2 I2 A बटे L। I2 इधर आ जाएगा इंटू I2, पुनः I2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? M21 किसके बराबर हो जाएगा? μ0 N1 N2 A बटे L। ये हो गया आपका अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। कब? जब द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, द्वितीयक प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, उसके कारण प्राइमरी कुंडली में जो चुंबकीय प्रेरकत्व का मान होगा
ठीक है, चुंबकीय प्रेरकत्व का मान होगा, ये अन्योन प्रेरकत्व कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको, अन्योन प्रेरकत्व का मान होगा, वो क्या होगा, M21 μ0 N1 N2 इंटू ए। इसको देते हैं समीकरण 8। क्या देते हैं, समीकरण 8। अब यह देखिए समीकरण 8 देखिए और समीकरण 4, समीकरण 4 और समीकरण 8 दोनों ही में μ0 N1 N2 इंटू ए अपॉन एल इसमें भी है, μ0 N1 N2 इंटू ए अपॉन एल इसमें भी है। अतः किसी भी प्रणालिका में अपन धारा प्रवाहित करें, किसी भी प्रणालिका में अपन धारा प्रवाहित करें, क्या होता है, M12 बराबर M21 या किसके बराबर होता है, M0 N1 N2 इंटू ए बटे एल। ठीक, अर्थात अन्योन प्रेरकत्व का मान कितना होता है, μ0 N1 N2 इंटू ए अपॉन एल। ठीक, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर अपेक्षित चुंबकशीलता हो, वायु निर्वात के स्थान पर अपेक्षित चुंबकशीलता हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, μ0 का मान चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, μ0 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, μ0 किसके बराबर हो जाएगा, अगर वायु या निर्वात के स्थान पर एक चुंबकशीलता का उपयोग किया जाए, अपेक्षित चुंबकशीलता का, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, M12 बराबर M21 बराबर म्यू N1 N2 ए बटे एल के रूप में होगा। ठीक, अपेक्षित चुंबकशीलता के लिए तो हमारा फार्मूला क्या होगा, M1 और M21 दोनों इक्वल हैं। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, कौन समीकरण था ये, 4, समीकरण 4 एवं 8 से दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं M12 बराबर M21 बराबर ये, अगर वायु निर्वात के स्थान पर क्या हो, यहाँ पे चुंबकशीलता हो, ठीक, प्रणालिका का, तो क्या हो जाएगा, कोई अपेक्षित चुंबकशीलता है तो म्यू मान हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा वहाँ पे, म्यू, अपेक्षित चुंबकशीलता। ठीक, अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि प्रणालिका अर्थात दो लंबी धारावाही, ये धारावाही नहीं है, दो लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व है। ठीक है, तो दो लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व किस किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ से स्पष्ट बता देता हूँ, यहाँ से किस पर निर्भर करता है, चुंबकशीलता पर। किस पर निर्भर करता है, चुंबकशीलता पर, चुंबकशीलता पर म्यू पर डिपेंड करता है। दोनों प्रणालिकाओं के फेरों की संख्या पर, दोनों प्रणालिकाओं के फेरों की संख्या पर, जितना ज़्यादा फेरों की संख्या होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व का मान होगा। ठीक, जितना ज़्यादा फेरों की संख्या होगा दोनों प्रणालिकाओं में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व का मान होगा। और एक क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अन्योन प्रेरकत्व का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक, इसको अपन सीधा सीधा M1 को किस रूप में दे सकते हैं, M के रूप में दे सकते हैं, M बराबर M12 M21 और ये म्यू इंटू N1 N2 इंटू ए बटे एल के रूप में। ठीक, प्रणालिकाओं की लंबाई पे किस प्रकार से निर्भर करता है, अगर प्रणालिका ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लंबाई होगा प्रणालिका का, उतना ही कम होगा इसका अन्योन प्रेरकत्व का मान। ठीक, जितना ज़्यादा इसका लंबाई होगा अन्योन प्रेरकत्व का, उतना ही ज़्यादा कम होगा इसका अन्योन प्रेरकत्व का मान। मतलब इसमें आपको तीनों पॉइंट बता दिया कि दो प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक किस किस पर निर्भर करता है, वो भी यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दिया सब पॉइंट से। किस किस पर, पहला चुंबकशीलता पर, ठीक, दूसरा फेरों की संख्या पर, फेरों के संख्या पर भी डिपेंड करता है ना, और क्षेत्रफल पर और लंबाई पर। ठीक, इतने पर पूरे पूरे डिपेंड करता है क्या, अन्योन प्रेरकत्व का मान। ठीक।